राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों जी कि आप हर बार कोई ना कोई नया विषय ले रहा अपने सामने आवा हाँ बिया आज भी आप एक नया विषय अपने किसान भाइयों के लिए विशेष ले रहे हैं और आज का अपना विषय है समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। तो आज आप जानेगा कि खेती बाड़ी के अंदर भी आप नया नया तरीका नया नया नवाचार करके क्या और अधिक समृद्ध हो सके अपना जगह किसान भाई बहन है वह और क्या उन्नति कर सके है। तो ऐसा सब आज जानकारी आज आप अपने कार्यक्रम में लेवांगा और इस जानकारी देने के लिए आज आपने बीच उन्नतशील किसान प्रगतिशील किसान आप कैसे कहें दो किसान भाई आपने साथ है। तो सबसे पहले मैं आपने मिलवा हूँ सुरेंद्र अवाणा जी से। आप बिचून जयपुर से अपने साथ पधारे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपको। और अपना दूसरा जगह किसान भाई है वह है मुकेश मांझू जी। आप पिलानी झुंझुनू से अपने साथ पधारे हैं तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। तो अवाणा जी और मुकेश जी दोनों ने कई सारा पुरस्कार रत्न से वो सम्मानित करो जा चुके हैं और अवाणा जी तो नित्य नया पुरस्कार आने मिलता ही रहे तो कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अवाणा जी से जानना चाहूँगा कि कई कई नवाचार वे अपने खेत के अंदर कराया है। देखो जैसा आज का विषय है ये समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। आप 60-70 के दशक में जाएंगे तो हमारे देश की हालत थी कि दोनों टाइम का अनाज भी नहीं था और उसके बाद हरित क्रांति आई श्वेत क्रांति आई और आज आप ये देखेंगे कि हमारे पास इतना अन्न का भंडार है कि अगली फसल आती है तो उसको रखने को जगह भी नहीं है। तो ये सब किसानों की मेहनत है, वैज्ञानिकों की मेहनत है और सरकार की जो योजनाएं सपोर्ट करती है यही कारण है। और आज आप देखेंगे कि हमारा राजस्थान है वो अभी भारत सरकार ने आंकड़े किए कि हम दुग्ध में पूरे इंडिया में राजस्थान नंबर 1 है। उसके अलावा क्षेत्रफल के अंदर हम नंबर 1 हो गए, खेती बाड़ी करने के अंदर हम नंबर 1 हैं, उसके अलावा सरसों में हम नंबर 2 पे हैं, इसबगोल में हम नंबर 1 पर हैं। तो इस तरह की और ये जो अभी समय चल रहा है जो सरकार की योजनाएं जो किसान मेहनत कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि आने वाले 10-15 सालों में राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये हम काफ़ी चीज़ों में कृषि और पशुपालन में हम नंबर 1 ही नहीं रहेंगे बल्कि युवाओं को इसमें काफ़ी अपार संभावनाएं हैं रोजगार की ये भी मिलेगी। जी तो बहुत सारी अपार संभावना की बात आपने साथ अवाणा जी करी कि किस तरीके से युवा लोग भी इससे जुड़ कर उन्नतशील हो सके हैं। भी के साथ साथ आपने साथ जिया मुकेश जी है। मैं आपके बारे में बताऊं कि आप आर्मी से रिटायर हैं तो आर्मी से रिटायर होने के बाद भी आप जैविक खेती से जुड़े तो एक प्रेरणा आपने कट से मिली। सबसे पहला तो प्रेरणा जैविक खेती की अपनी पूरी पीढ़ी करते आए दादा परदादा बसारा जैविक खेती करता। बीच में एक दौर आया जब आप रासायनिक खेती का शिफ्ट होया अनाज की कमी है अपने देश में। अब बार दोबारा जब रासायनिक खेती का दुष्प्रभाव होया शरीर पर दुष्प्रभाव पड़े लगे तो दोबारा जैविक खेती का चला। तो बेसिक तो जैविक खेती आपने सारे हिंदुस्तान में सभी किसानों के नॉलेज में है, बस रसायन मुक्त करनी है। 10 साल पहले या शुरुआत शुरुआत करने के पीछे रीजन भी एक ये हो कि आप अच्छी चीज़ खावा बीमारियां से कुछ दूर रहा बठे से शुरुआत करी और एक छोटी सी पीढ़ा ही आपने जैसे 2 पीढ़ी पहला 3 पीढ़ी पहला जैविक खेती करके ये सारा लोग सर्वाइव करे तो आप ने छोड़ सका हाँ समाज ने प्रेरणा दे सका हाँ आगे बढ़ा सका हाँ ए मनसा से शुरुआत करी। बिल्कुल यानी कटना कटा आप देखो कि रासायनिक खेती जब शुरू हुई तो उत्पादन आप ज़्यादा लेने की मंशा ही के पीछे का आप उत्पादन है जो ज़्यादा लेवांगा तो अपना कई किसान भाई करे भी यही है कि ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में कहीं करे कि ज़्यादा रसायनों को इस्तेमाल करे लगे। तो इससे देखा जाए कि अनाज वगैरह आज सब पे जो दुष्प्रभाव पड़े और वो आप खावा तो आपने स्वास्थ्य पर भी एक दुष्प्रभाव पड़े। तो एक बारे में आप कहीं करना चाहोगे कि आप जैविक खेती की तरफ जाकर क्या नुकसान से आप एक भरपाई कर सका। देखिए आज किसान उत्पादन पैदा करता है उसका भंडारण करना भी सीख गया, प्रसंस्करण सीख रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है। और नंबर 3 मार्केटिंग जैविक खेती करता है तो किसान आज कम से कम 25% की शुरुआत हो गई है। सर्टिफिकेट कुछ फीस ज़्यादा है तो कुछ लोगों के पास रोका का एपीडा का सर्टिफिकेट नहीं है, भाई खेती काफ़ी लोग करने लग गए। जो नया करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा डर रहता है। जैसे काफ़ी सालों तक अगर केमिकल की रसायन खेती की है तो पहली साल मैं समझता हूँ पहली और दूसरी साल पहली साल 10% पैदावार कम हो सकती है, दूसरी साल थोड़ी ज़्यादा फिर बढ़ जाएगी 5% कम होगी, तीसरी साल बराबर हो जाएगी। तो वो होने के बाद अब जब पैदावार कम भी होती है तो मेरा ये मानना है कि आप मान लो गेहूं का उत्पादन कर रहे हो या सब्जी का उत्पादन कर रहे हो तो पहली साल मान लो 2 क्विंटल कम हो गया तो आपको 5-10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे कीमत में, तो वो भरपाई वहाँ हो जाएगी। लेकिन किसान लोगों का स्वास्थ्य सुधार रहा है, पानी की बचत हो रही है, धरती माँ स्वस्थ रह रही है, ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत फ़ायदे हैं
इसलिए मेरा कहना है कि किसान भाई डरने की जरूरत नहीं है, आप जैविक खेती की तरफ बढ़िए, सरकार हर तरह से अपनी आपकी मदद करने को तैयार है। जी, तो कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा उत्पादन के लालच के अंदर कठा आप अपने स्वास्थ्य के साथ या बाकी लोगों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ करा और कहा कि अपनी ज़मीन है वह भी बंजर हो सके अगर आप ज़्यादा रसायनों को इस्तेमाल करा। तो किसान भाई ना चीज़ जानने की जरूरत है कि भले ही अपनी एक बार पैदावार जियाँ कि अवाना जी बताया कि थोड़ी कम हो सके आपने, लेकिन के बाद आपने आगे अच्छी चाल के जब आप जैविक खेती जब आप करांगा तो अपन आगे को फायदो भी देखने को मिलेगा। तो आपने जैविक खेती की तरफ रुझान आपनो करना चाहिए। एक अपन नवाचार की बात करा तो फार्म पॉन्ड भी एक नए नवाचार के अंदर कता रहे, तो सिंचाई के लिए आप फार्म पॉन्ड अगर खेत में बना रहे हैं तो वो कितना फायदेमंद साबित हो सके आपने? खास तौर पे छोटे किसाना खातर तो फार्म पॉन्ड बहुत ज़्यादा फायदेमंद योजना है। यह भारत सरकार की योजना, मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है। जन के ट्यूबवेल में पानी कम है वह भी फार्म पॉन्ड बना के और सिंचाई की व्यवस्था कर सके हैं। फार्म पॉन्ड से एक निर्भरता कम हो जाए, जहाँ आपने लाइट आवे बोरवेल से करा तो लाइट आई उन टाइम पर फसल में पानी देवा। फार्म पॉन्ड है तो आप किसी भी टाइम अपन वो निकाल सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, बिजली की निर्भरता नहीं, सोलर से भी निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है और सारे किसानों को फ़ायदा लेना चाहिए। फार्म पॉन्ड में के साथ साथ मछली पालन भी कर सकते हैं, वो एक अतिरिक्त आय। जब तक खेती बाड़ी में इनकम के सोर्स मल्टीपल नहीं होंगे तो किसान समृद्ध नहीं हो सकता। तो एक फार्म पॉन्ड के साथ में मछली पालन की भी व्यवस्था कर सकते हैं तो हमारी आमदनी डबल हो जाएगी एक ही चीज़ से। तो बहुत अच्छी योजना है जी। तो अमाना इसके जी अंदर थोड़ा मैं जोड़ना चाहूँगा कि मैंने पिछले साल वर्षा जल 3.5 करोड़ लीटर 5 पॉन्ड में बनाया। अच्छा। सरकार की योजना से 2 फार्म पॉन्ड बनाए, 3 मैंने मेरे पैसे से बनाए। और वो आज ये देखिए आप 60-70% जो 45 एकड़ खेती है 60-70% में वो वर्षा से दोनों तीनों फसल कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों से मेरा ये कहना है कि जो डर रहे हैं कि साहब कहीं करा मांगे तो पानी बीत को कहीं खेती करा, उनसे मेरा निवेदन है कि सरकार की बहुत योजनाएं हैं। 90,000 का फार्म पॉन्ड है, 1,20,000 का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख 20 लाख तक है। आपकी जितनी ज़मीन है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर ई मित्र पे भरिए, आपको उसका फ़ायदा होगा। और खेत के अंदर जहाँ भी आपका ढलान है, कुछ पक्का कंस्ट्रक्शन है, और अगर मैं नज़दीक हूँ तो आ जाइए मेरे यहाँ, मैं 3.5 करोड़ कैसे बचाया मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे सीख के कोई डरने की जरूरत नहीं। पानी की कमी हो तो वर्षा के जल से इतनी अच्छी इस समय सब्जियां हो रही हैं और हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स भी। तो मैं कह रहा हूँ कि वर्षा जल तो अमृत है, तो इसको आप डरने की जरूरत नहीं है। सरकारी योजना का फ़ायदा उठा के वर्षा जल बचाइए और अपनी खेती करिए। जी, तो फार्म पॉन्ड आपकी देखा कि तरीके से आपने काम आज के सिंचाई के भी आप काम में ले रहे हो, मछली व्यवसाय के अंदर भी आप इन्हें काम ले रहे हैं। देखिए मैं तो ले रही हूँ 3 तरीके से जी। एक तो सिंचाई कर रही हूँ, इसके बाद भी मछली पालन है और बतख पालन है। अच्छा। इसके अलावा कोई किसान इपर सोलर की प्लेट भी लगा सके। मैं अब नए 6 पॉन्ड बनाऊंगा, इपर सोलर की प्लेट लगाऊंगा, बिजली भी तैयार होगी। एक तरफ बतखों को घर बना दूंगा ऊपर, भी नीचे पानी जो वाष्पीकरण कम होगा और बतख ऊपर रहेंगी, और बतख को जो वेस्ट है वो भी मछलियाँ को खानो है। अच्छा। इसके अलावा एक कोने पर बनाऊंगा कड़कनाथ मुर्गी को कमरो, वहाँ को वेस्ट है वो भी मछली को खाना है। यानी 2 घर ऊपर बन गा तो थान मछलियाँ अलग खानो डालने की जरूरत को नहीं है। तो ये वजह कई लोग है फार्म पॉन्ड के मायने मोती पालन भी कर रहे हैं, सिंगाड़ा पालन भी कर रहे हैं। अच्छा। तो देखो आप एक तरह से सरकार की योजनाओं में फ्री में पॉन्ड बन रहे हैं भी, बाद में भी किसान सिंचाई करने के अलावा भी अच्छा पालन कर सके। तो एक चीज से कई काम आप साध रहे हैं। बिल्कुल। तो फार्म पॉन्ड से देखेगा आप एक काम से कई काम आप एक अंदर कर रहे हैं। तो खेती के साथ साथ एक तरह से व्यवसाय भी आप कर रहे हैं, तो अपन मुनाफो आप समझ सका कि अपन ज़्यादा होगा या आप खेती के साथ व्यवसाय भी करेंगे तो 2 चीज़ का अपन फायदो मिलेगा। एक आप सोलर प्लांट की आप जहाँ बात करी तो वो की तरीके से आपने फ़ायदो पुगा सके, कहीं पूरी बिजली जो भी आपने खेती बाड़ी में काम आवेगी वह पूरी आप सोलर प्लांट से ले सका। बिल्कुल। देखो सोलर का तो बहुत फ़ायदा है। मेरे फार्म पर हमारे द्वारा लगाया गया 50 किलोवाट है, जिसमें 3 पॉन्ड में लगे रहे हैं 5-5 किलोवाट का, 2 ट्यूबवेल में है, और भी के अलावा चदरा के ऊपर लगा रखे हैं प्लेटा जो सही दी ग्रेड में जाए। तो मैं कहूँ कि पानी और बिजली को खर्चो मेरे फार्म पर बिल्कुल 0 है। अच्छा। और सौ बड़ो फायदा है कि दिन में सिंचाई कर लिया। अच्छा। एग्रीकल्चर कनेक्शन भी है। हाँ। लेकिन पी को के मैं रात में पॉन्ड में डाल लिया ताकि रात में मान लो सर्दी के मौसम में सिंचाई करने में जो दिक्कत आवे भाई इनको नहीं आवे। तो ये वजह किसान जो सोलर को तो आजकल आप बुक कराओ ई मित्र पर 1-2 महीना में नंबर आ जाए और इतना फ़ायदा है और खर्चों भी कम होगा और दिन में सिंचाई भी कर लेगा।
तो ये जो मेरा कहना है कि सोलर फाइल की जो गवर्नमेंट की योजना है भी उससे किसान भाई फायदा उठाओ। बिल्कुल। तो सिंचाई की आप जी बात करेंगे, आप सिंचाई के लिए फार्म पॉन्ड आप बना सका हाँ आप, लेकिन साथ साथ वो जरूरी है कि चलो पानी की व्यवस्था तो आपने कहना होगी है खेता के अंदर, लेकिन इसी विधियां अपन अपनाई जाओ ताकि जहाँ अपन राजस्थान में कहो कि पानी की कमी है पहले से ही, तो पानी है जो भाई कम पानी के अंदर भी आप ज़्यादा पैदावार ले इसका, तो विधि ऐसी कौन सी होनी चाहिए पानी देबा की? आधुनिक युग में तो मॉडर्न टाइम में तो सबसे अच्छी विधि है ड्रिप की विधि। अच्छा। ड्रिप इरिगेशन, तो वो चाहे पेड़ पौधा में हो, बगीचा में हो, चाहे सब्जियों में हो, और अभी तो ड्रिप से मैं तो गेहूँ भी ड्रिप से बोता हूँ। अच्छा। फर्स्ट जो पानी है फव्वारे से दो, उसके बाद में सारा ड्रिप से पूरा इरिगेशन, चने भी ड्रिप से, सरसों भी ड्रिप से, तो बहुत कम पानी में बहुत अच्छी फसल हो सकती है। जिसके बहुत नामात्र का पानी है तो वो भी बरसात के पानी को स्टोर करके अच्छा। डिग्गी बना के उससे अपनी फसल ले सकता है। बिल्कुल। और उसके बाद में जहाँ पे पानी अच्छा है तो वो फिर खुले पानी की बजाय फव्वारा सिस्टम को काम में लो। आजकल तो रेन पाइप भी आई हुई है, एक रेन पाइप, तो वो बिल्कुल बारिश की तरह करती है। अच्छा, फुहार पानी मतलब का, हाँ, हाँ, फव्वारे पानी से भी पतली है वो रेन पाइप है तो बरसात की तरह करती है। अच्छा। रेन गन भी है, एक गन से काफ़ी एरिया में हो जाता है, तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक है। जी। लेकिन खुला पानी नहीं देना चाहिए, उससे बहुत पानी की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है। जी। दूसरा फिर ज़मीन भी जमती है। अच्छा, मतलब हमें जमीन में भी कोई हाँ, नुकसान हो? जमीन भी जमती है, जमीन टाइट होती है उससे। अच्छा। यदि हम पौधे को जरूरत है 1 लीटर पानी की, आप उसको दे रहे हो 50 लीटर पानी, बिल्कुल। तो वो पानी वेस्ट गया आपका, 45 लीटर या 48 लीटर पानी वेस्ट गया। जी। और कटना कटा अपनी जमीन में भी मतलब नुकसान हाँ, हो जमीन में भी नुकसान हुआ है। जी। अतिरिक्त पानी को खारापन आ जाएगा, ऊपर की जो परत है हाँ। उसमें खारापन आ और जाएगा। नमक है जी कि हाँ। अपना जाने या पानी के हाँ। अंदर आपने नमक है राजस्थान में तो वो ऊपर आ जाओगे। वो गड्ढे के ऊपर ही एक लेयर सी आ जाए है तो बिल्कुल, पाछा हाँ। जमीन का भी ऊपर बहाव होगी। बिल्कुल। एक आप देखा कि किसान भाई ज़्यादातर के उत्पादन जब लेवे पैदावार होवे तो बिना बेचने को अगर बाने नहीं ध्यान होगा आप की तरीके से आप बेचा ताकि बाने ज़्यादा मुनाफा मिल सके, की कीमत अच्छी मिल सके अपनी पैदावार की, तो कहीं कहीं तरीका है बेचने का? देखो 2 तरीका है, एक तो FPO बना के, हाँ। जो फार्मर्स को संगठन बना के, जी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के, तो वह में सारा किसान मिल के एक संस्था बना लें, उस संस्था में दे दियो तो वह बेचे। उनकी कोई शॉप खोलो, जहाँ मेघ बना रखी है चढ़ावा में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो हम क्या करते हैं 850 किसान हैं, तो उसमें से उसी शॉप से और बहुत सस्ते में जैविक उत्पाद भी मिलते हैं। मान लो बहुत सारी कंपनियों के जैसे सागरिका लिक्विड में आई हुई है, और भी कंपनी इफ्को के उत्पाद आए हुए हैं, तो वो जैविक उत्पाद भी मिलते हैं हमें। दूसरा हमारी फसल हम दे देते हैं, भाई किसी ने एक ने कच्ची घानी की सरसों की फैक्ट्री लगा रखी है, अच्छा। उसको हम, जिसने सरसों निकली ले भाई अपनी सरसों ले लो, तो मिडिल मैन के बीच में वो मुनाफा घट गया। इसमें मार्केटिंग में मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा कि मैं जयपुर में 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे फैमिली फार्मर हूँ, और इनके सब के मेरा दूध जाता है। दूध के साथ साथ जो भी मेरी अभी जैसे 19 तरह कद्दू वर्गीय सब्जी है, सीजनल फ्रूट्स है, अनाज है, और जो बाई प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, आंवले का है, नींबू के हैं, ये सब बाई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो दूध के साथ साथ उसी ट्रांसपोर्टेशन में वो चीज़ें भी चली जाएंगी। तो मार्केटिंग की अगर मेहनत करता है कोई किसान बड़ी सिटी के आसपास है तो उसको मार्केटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब डिमांड करते हैं और हमारे खर्चे और बच जाएंगे। जैसे राकेश जी हैं, इनका टमाटर मंडी गया तो मंडी में 20 रुपये है, घूम फिर के वो आपको मिलेगा 40 रुपये, और मेरा टमाटर सीधा दूध के साथ आपके पास आएगा तो 40 रुपये। तो एक तो मेरी तो इनकम बढ़ गई, और दूसरा आपको शाम को थोड़ा ऑर्गेनिक भी है और फ्रेश मिल गया। तो इस तरह से किसान अगर छोटे छोटे अपनी खुद मार्केटिंग करें, खुद अपने हीरो बन के, और छोटे थोड़े लोगों को विश्वास जमाए कि मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ मैं, तो आपका विश्वास जमेगा और अच्छे दोगे। थोड़े शुरू में ज़रूर चैलेंज आएंगे, बाकी आने वाला टाइम है। हर आदमी कोरोना के बाद चाह रहा है कि मुझे जैविक उत्पाद मिले, मुझे अच्छे उत्पाद मिले, चाहे फल हो, सब्जी हो, दूध हो, तो वही बाई प्रोडक्ट हो। तो मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है, शुरू में हम डर रहे हैं, बाकी आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो मतलब आप निजी तो रूप से भी आप खरीदारा से आप जुड़ सका हाँ और बाना अपना जो उत्पाद है वो बेच सका हाँ। बिल्कुल, वो समझाना हमें पड़ेगा जी। किसान जब तक खरीदने वाले को, एंड यूजर को, कस्टमर को नहीं समझाएगा कि देखो ये मेरे पास है, ये अच्छा है, आप मेरे से सीधा इस्तेमाल करो, तब तक किसान की भी उन्नति नहीं हो सकती और कंज्यूमर के पास भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकता, अच्छा उत्पाद नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। तो एक आप बात करें अगर सरकार कौन कौन सी योजना भी अपने नया युवा जगह किसान भाई बहन बाकी लिए ले रही है, जिससे बाने भी पता चला है सरकार अपनी क्या मदद कर रही है? देखिए, वो जो समय है बार को वो किसानों के लिए और ख़ास तौर से युवा किसानों के लिए, पुराने किसान तो क्या है कि वो परंपरागत खेती कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन और जो दूसरी चीज़ें उनकी तरफ रुझान कम है, लेकिन युवा जो इस समय खेती करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए सब बहुत अच्छा समय है।
आप देखिए एग्रीकल्चर में ख़ास तौर से मैं बताऊंगा कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाए। जी देखिए प्रोसेसिंग यूनिट खेत में किसान लगाएगा तो जैसे खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, खेत का पैसा खेत में रहना चाहिए, तो छोटी छोटी यूनिट 5,000 से लेके 5 करोड़ तक की यूनिट, 10 करोड़ तक की यूनिट लगाएगा तो सरकार 50% उसमें सब्सिडी दे रही है। चाहे वो दूध के बाई प्रोडक्ट बनाए, चाहे सब्जी के बाई प्रोडक्ट बनाए, या फल के जूस बनाए, या उनके जैसे आंवले का मुरब्बा, कैंडी अचार बनाए, नींबू का अचार बनाए, जूस बनाए, ये सब बाई प्रोडक्ट में है। दूध की आप सारी चीज़ें, जैसे मैं एक चीज़ के अलावा सारी चीज़ें, दूध का दही है, मक्खन है, पनीर है, घी है, ये सारे मेरे यहाँ बन रहे हैं। आने वाले टाइम में चीज़ भी बनेगा। तो ये उत्पाद जब बनाएगा तो युवाओं का रुझान होगा कि मैं एक इंडस्ट्री कर रहा हूँ, अकेली खेती नहीं कर रहा, खेती के साथ इंडस्ट्री कर रहा हूँ, तो युवाओं का रुझान आ रहा है। और वो इंडस्ट्री की तरह थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्यों जल्दबाजी नहीं करे। पुराने हमारे किसान क्या जल्दबाजी करते हैं, गेहूं बोया, सब्जी बोई 40-50 दिन में, और फसल है वो 90 दिन में काटी, मंडी ले गए, पैसे आ गए। ये उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। जैसे कोई उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है 2-3 साल तक पेशेंस रखता है, इसी तरह से आप डेयरी करिए, बकरी पालन करिए, चाहे आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, थोड़े पेशेंस के साथ काम करोगे तो मैं कह रहा हूँ इनकम डबल नहीं 4 गुना होगी और इज्जत वाला काम होगा। और दूसरे लोग ये कहेंगे कि ये खेती नहीं कर रहा, खेती के साथ साथ इंडस्ट्री का भी काम कर रहा है। जी, तो जहाँ पशुपालन की भी अठ बात आई है, तो जहाँ आप भी पशुपालन कर रहे हो मुकेश जी, तो कहते मैं जानना चाहूँगा कि पशुपालन जहाँ अच्छो उत्पादन आप लेना चाहवा तो कोई नस्ल सुधार के लिए भी कई तरह का काम कराया गया है? देखो सबसे पहला तो नस्ल सुधार खातर एक अच्छो, चाहे गाय है कि हो तो अच्छो बुल होना चाहिए अपने कने, कोई भी ब्रीड की, अपना चाहे थार पारकर ब्रीड हो, चाहे साहिवाल ब्रीड हो, चाहे अपना गिर ब्रीड हो, कोई भी नस्ल है गाय की, या हरियाणा नस्ल की गाय हो, अपने नागौरी हो, तो अच्छी नस्ल को बुल होना अपने कने बहुत जरूरी है। हालांकि छोटा फार्मर हम बुल कौन सर्वाइव कर सकें, कौन रख सकें, तो पाछा पे सीमन पे भी जा, तो सीमन भी अच्छे सीमन हो, अच्छे बुल के सीमन हो। आजकल तो सेक्स सीमन भी आने लग गए, और दूसरा एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से भी लोग नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बकरियों में भी, चाहे सिरोही नस्ल की बकरी हो, चाहे बर्बरी हो, चाहे जमुनापारी हो, तोतापरी हो, तो बीटल हो, तो जो जखराना नस्ल की बकरियों में भी अच्छी नस्ल के बकरे होंगे, क्योंकि नस्ल सुधार का काम है वो अच्छे बकरे से, अच्छे मेंढे से, या अच्छे बुल के द्वारा ही होगा। नस्ल सुधार होगी तभी फिर आगे उनमें दूध ज़्यादा होगा। अभी हम HF और जर्सी गायों पे इसीलिए शिफ्ट कर गए कि अपनी देसी गायों की नस्ल सुधार पे ध्यान नहीं दिया तो उनका दूध कम मिलता है। सबकी शिकायत रहती है कि भी दूध 10 किलो ही दूध दे। मेरे पास ऐसी गाय हैं जो 17-17, 18-18 किलो साहिवाल गायें दूध देती है। एक गिर गाय है, उसके 18 लीटर दूध है, लेकिन वो पिछले 7-8 साल की मेहनत के बाद में परिणाम आए हैं। अच्छे सीमन लगवाए, एम्ब्रियो करवाया, तब जाके परिणाम आए हैं। तो नस्ल सुधार पे काम करेंगे तो उसके अच्छे रेट भी मिलते हैं, अच्छे पशु का भी अच्छा कीमत मिलती है। और ज़्यादा नस्ल सुधार के बारे में सर बताएंगे। जैसा आपने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमन भी आ गया है, ETT भी आ गया है, तो इन दोनों योजनाओं का मैं लाभ भी ले रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि आप देसी गाय का पालन करिए, और देसी गाय में कोई भी जो आपके एरिया के अंदर सूट करती हो, चाहे गिर हो, थार पारकर हो, साहिवाल हो, राठी हो, या कोई कांकरेज हो, तीसरी हो। आप सॉर्टेड सीमन आ गया है और सब जगह अभी मिल रहा है, वेटनरी डॉक्टरों से पूछ लो, डेयरी में भी है, और नहीं तो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी दे रही हैं। और मैं आप देखिए भारत सरकार ने जब परमिशन दी थी उसके बाद 1 साल के बाद ही सॉर्टेड सीमन यूज़ कर रहा हूँ, और 115 बछड़ियाँ मेरे फार्म पे पैदा हो गई। और आप वंडर करेंगे कि उनकी माँ से ज़्यादा ब्रीड वाइज वो अच्छी हैं। अच्छा। ये नस्ल सुधार हो गया। और दूध का उत्पादन में मेरे यहाँ 2 बछड़ी हैं जो सॉर्टेड सीमन से पैदा होके और फर्स्ट टाइम भी आई है, और उनकी आप देखिए उनकी माँ के 14 लीटर दूध है, और उनके पहली टाइम 18 लीटर दूध है, और एक के दूसरी बार अभी, हालांकि सॉर्टेड सीमन की नहीं थी, वो बुल की थी, लेकिन दूसरी बार उसके 21 लीटर दूध हो गया। तो ये नस्ल सुधार पे कार्य है, सरकार की योजना है। इसके 5 फायदे हैं नस्ल सुधार पे। दूसरा तो देखो, आप कैसी भी आपकी हल्की फुल्की गाय हो, उसके जो बच्चियाँ होगी सॉर्टेड सीमन से, उसकी नस्ल सुधरेगी। यानी वो गिर ब्रीड 60% है, उसकी माँ 70% है, वो बच्चियाँ 100% गिर होगी। नंबर 2, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी माँ से 2 लीटर से 4 लीटर तक डेफिनेट बढ़ेगा। इस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अनुभव है। नंबर 3 क्या होगा, बछड़े पैदा नहीं होंगे तो आज ये खेतों में रोजड़ों की तरह जो बछड़ों से नुकसान हो रहा है उसका हमें लाभ मिलेगा। और चौथा, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं इन बछड़ों के कारण, जिनको हम आवारा पशु करें, उससे निजात मिलेगी सॉर्टेड सीमन यूज़ करेंगे। और 5वां फायदा ये होगा कि आजकल ये जो पुलिस केस बन रहे हैं, लड़के
इन बछड़ों को स्लॉटर हाउस ले जाते हैं, पुलिस पीटती है, केस बन जाते हैं, उससे निजात मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा राजस्थान सरकार को ये होने वाला है कि अभी हर ब्लॉक में राजस्थान सरकार नंदीशाला खोल रही है। मेरा ब्लॉक है मौजमाबाद तहसील, उसके अंदर भैराना के अंदर अभी अभी नंदीशाला खुली है। 1.5 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं शेड बनाने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ जब सरकार सॉर्टेड सीमन को बढ़ाएगी, सब किसान यूज करेंगे, बछड़े पैदा नहीं होंगे, तो आप देखिए 1.5 करोड़ एक ब्लॉक में है, लगभग 395 ब्लॉक हैं, कितना पैसा, यानी सरकार लाखों रुपए सॉर्टेड सीमन पे खर्च करके करोड़ों रुपए बचा सकती है। और पहले मैंने 5 फायदे बनाए, ये एक्स्ट्रा हैं। तो ये नस्ल सुधार पे है और युवा इसके ऊपर करने को तैयार है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, लाभ उठाना पड़ेगा किसानों को। जी, तो वो नस्ल सुधार का जहाँ कई सारा फायदा अपन आवाना जी आभार बताया है, तो तो बात हुई नस्ल सुधार को और अच्छे उत्पादन की भी बात करी। और अब एक बात आप जानना चाहूँगा, जहाँ जैविक खेती की आप बात करी, तो जैविक खेती में ज़रूरी है कि आप जैविक खाद की भी बात कर लेवा। तो इसका कौन सा तरीका, एक तो कौन से तरीके की खाद है जो जैविक खेती के अंतर्गत आवेगी, और किसो तरीको है जो अपना जगह किसान भाई है वह अपना खेत के अंदर ही मतलब को उत्पादन कर सके, खाद बना सके। देखो जैविक खेती का मैं सबसे पहले तो खेती और पशुपालन दोनों एक ही चीज़ है, अन्य दोनों आप अलग अलग कौन देख सका। तो खेती करो तो पशुपालन तारकन है, तो सबसे अच्छे तो केंचुए की खाद है, वो अपने आराम से बना सकते हैं, बहुत इजीली गोबर है अपने पास तैयार हो जाती है। दूसरा भाई केंचुए की खाद नहीं बना पाओ तो आप अपनी गोबर की खाद जहाँ भी डालते हो उसको थोड़ा खड्डा खोद के डालो। एक वेस्ट डिकम्पोजर है, कहीं भी मिल जाता है, 20 रुपए की शीशी आती है, उसको पानी में डाल के एक ड्रम में तैयार कर लो, 2 kg गुड़ डाल के। तो वो यदि बार बार उसमें गोबर पे छिड़कते हैं तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, बीज भी नहीं रहते, बीज भी गड़ जाते हैं, और वो खाद एकदम चाय पत्ती की तरह भुरभुरी खाद तैयार होती है, बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। वैसे भी कर सकते हैं, बीच बीच में पत्तों की भी, जैसे अपने खेत में खूब सारे पेड़ भी रहते हैं, पेड़ों के पत्ते भी डालते रहो गोबर के साथ साथ में, तो वो भी बहुत अच्छी खाद बनेगी। खाद के लिए मैं थोड़ा इसमें मैंने बताया राकेश जी, उसमें और जोड़ना चाहूँगा कि देखिए आप आज नीचे ऊपर से लेके नीचे तक सब जैविक खेती को किसान भी करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना पशुधन कम है। राजस्थान में तो है, राजस्थान में तो पशुधन में नंबर 1 है, लेकिन उसकी सुपर खाद बनाने के लिए जैसे हमारे फार्म पे यूज हो रहा है, गिर गाय का कोई सी भी देसी गाय हो, उसके गोबर में 50% हम गोबर मिला रहे हैं, जो हमारे फार्म पे छोटा प्लांट लगा हुआ है, और उसके अंदर बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊँट के मींगने, घोड़े की लीद, मुर्गी की मीट, ये सब पशु पक्षी हमारे फार्म पे ऑर्गेनिक खा रहे हैं। तो एक तो इनका मिला रहे हैं 50% गाय का और 50% भी। इसके अलावा जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, जियोलाइट है, पोटेशियम और गुड़ का सीरा, ये सब मिलाएंगे तो 13 से 16 तत्व किसी भी फसल को, या हॉर्टिकल्चर हो, सब्जी हो, फसल हो, सबको ये 13 से 16 तत्व चाहिए जो रसायन में यूरिया, DAP, पोटास में होते हैं, वो सब इसमें है। तो इसलिए किसान भाई थोड़ी सी मेहनत करके अगर ये सब मिलाए, जैसे मिट्टी पानी की जांच कराते हैं, मिट्टी की जांच में सबसे राजस्थान में डेफिशिएंसी आती है कि जिप्सम की कमी है, हरे खाद की कमी। तो अगर आप ऑलरेडी उसके अंदर जिप्सम मिला के खाद बनाएंगे तो आपको ये फायदा होगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूँ, कीटनाशक फंगीसाइड, मैं गौमूत्र से, और इसमें गौमूत्र में आकड़ा, धतूरा, तंबाकू, करंज के पत्ते, पपीते के पत्ते आदि 15 दिन सड़ा के उसमें, और उसको बाद में छान के 15 दिन बाद उसका स्प्रे करते हैं। आप देखिए जो रसायन खेती कर रहे हैं इस समय, जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं उनके भी 5 से 10% खराब हो रही है, और मेरे यहाँ भी 5 से 10% खराब हो रही है। मैं 3 तरह के स्प्रे करता हूँ। एक तो खट्टी छाछ के अंदर तांबे और लोहे की छड़ 15 दिन उसमें रख के छाछ उसका स्प्रे करते हैं, एक नीम ऑयल का, और एक जो गौमूत्र से मैं संपूर्ण सुरक्षा बनाता हूँ, एक उसका स्प्रे कर रहा हूँ। और बिल्कुल बहुत अच्छी वर्षा आधारित खेती है, ऑर्गेनिक है, ये तीनों स्प्रे कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत मान लो 5-7% खराब भी हो रही है, जो केमिकल में भी होती है, वो वेस्ट नहीं है, वो मछली को, बतख को, गाय को, इनको डाल देता है। अब इन दिनों में देखिए आप, एकदम से धूप पड़ी, टमाटर 5 रुपये किलो मंडी में, तो हम किसान भाई है जो मंडी में ले जाते हैं, गौशाला में देते हैं, इधर उधर है। तो हमारे यहाँ भी जो इस तरह का वेस्ट है, और हम तो खास तौर से ये ऐसा नहीं करते कि पिकअप भर के मंडी जा रहा है। हमारा आप वंडर करेंगे, किसान भाइयों को ये करना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। हमारा दूध है वो डेयरी में नहीं देते हैं, हमारा अनाज है वो अनाज मंडी में नहीं जाता है, और फल और सब्जी है वो फल सब्जी मंडी में जाता है। वो डायरेक्ट हम जैविक मंडियाँ बना रखी हैं छोटी छोटी, अभी सरकार भी एक बड़ी मंडी देने वाली है हमारे को, और डायरेक्ट फार्म से होम तक डिलीवरी कर रहे हैं। तो एक आप अगर नए युवा वर्ग में जी आप प्रशिक्षण देना चाहो, तो आप प्रशिक्षण भी दे रहे हो, तो बाने की तरीके से फायदा इससे मिलेगा? देखिए मैं बताना चाहूँगा, सरकार की आत्मा योजना है, अभी अभी जो अप्रैल में इन्होंने ऑर्डर किए हैं,
हमारे फार्म को उन्होंने आत्मा योजना के अंदर चुना है। और उसके अंदर अभी इस महीने 2 महीने तो इन्होंने दी है 1 डे ट्रेनिंग, क्योंकि अभी थोड़ा डोरमेट्री उसकी कमी है, तो 1 डे ट्रेनिंग में उनका लंच वहीं होगा और सुबह से शाम तक उनकी ट्रेनिंग होगी। नंबर 2, पशुपालन की भी ये सॉर्टेड सीमन की है। वैक्सीनेशन, आप देखिए कि वैक्सीनेशन भी हम हैं जो अभी धीरे धीरे ये जो तो कहने को मतलब है कि अपना जितना भी युवा वर्ग है, बस जब भी आपने खेती से जो भी आप नवाचार करे हो तो भी से आप प्रशिक्षण देकर आप बाना भी सिखा सको हो, तो युवा वर्ग अब किसानी से जुड़ेगा, इसी माने उम्मीद है। तो सुरेंद्र जी आप आया, मुकेश जी आप आया, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो अब चैनल को टेम हो गए तो लेवा विदा, राम राम सा।